हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कौशिक अग्रवाल। अब हम करेंगे क्लास 8 इंग्लिश का चैप्टर 11 अ रिमार्केबल रॉकेट। अ रिमार्केबल रॉकेट मतलब कि एक ऐसा रॉकेट जो इतना स्पेशल था कि उसको उड़ते देख लिए तो याद रह जाता है। और इस चैप्टर के ऑथर का नाम है ऑस्कर वाइल्ड। ये एक आयरिश पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और ये प्लेस भी लिखते थे, मतलब प्ले राइट भी थे। ये डबलिन में पैदा हुए थे और वो फ्रेंच और जर्मन बहुत जल्दी अच्छा फ्लुएंटली बोल लेते थे। वो ऑक्सफोर्ड में मैगडालेन कॉलेज अटेंड करने के बाद वो लंदन आए और अर्ली 1890s के सबसे पॉपुलर मतलब सबसे सक्सेसफुल प्ले राइट्स में से बने। इनके सबसे पॉपुलर वर्क्स में से है एक प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट और एक नॉवल द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ऑथर है, स्पेशली इन बुक्स में भी हमेशा इनका चैप्टर मिल ही जाता है। तो फिर इसका लिखा है, लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट द फेट ऑफ एन एरोगेंट रॉकेट। कि चलो पढ़ते एक ऐसी कहानी जिसमें बताते हैं कि एक बहुत एरोगेंट मतलब इसको अपने आप पे बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था। और फिर उसके साथ फेट क्या होती है, मतलब क्या होता है उसके साथ। तो फिर इसकी शुरुआत होती है कि जो किंग का बेटा था, जो प्रिंस था, उसकी शादी होने वाली थी, इसलिए हर जगह जनरल रिजॉइसिंग्स हो रही थी। मतलब नॉर्मल जो होती है सेलिब्रेशंस वही चल रही थी। उसने अपनी ब्राइड के लिए पूरा साल इंतजार किया था और फाइनली वो आ गई थी। वो एक रशियन प्रिंसेस थी और वो फिनलैंड से आई थी एक ऐसे स्लेज में, और उनको लेने के लिए 6 रेंडियर लगे थे। और वो इतनी ज़्यादा पेल थी, मतलब ऐसा लग रहा कुछ खाने ही नहीं खाया जिंदगी में, इतनी ज़्यादा पेल थी कि जब वो स्ट्रीट्स के थ्रू जा रही थी महल के पास, लोग सोच रहे थे कि ये सफ़ेद रोज़ की तरह है, मतलब वो बोलते थे। और उसके और ऐसी सफ़ेद रोज़ वाले पूरी चीज़ में अपनी बालकनी से उसके ऊपर फूल फेंकते रहते थे। और फिर जो कैसल का गेट था, महल का जो गेट, प्रिंस वहीं पर खड़ा था, तब से उसका वेट कर रहा है। प्रिंस की बहुत ड्रीमी वायलेट आइज थी, मतलब उनके अंदर खोजा हुआ ऐसी वायलेट आइज थी। और उसके जो बाल थे वो फाइन गोल्ड की तरह थे, मतलब जो सोना होता है अगर उस बहुत फाइनली उसको काटते तो वैसे उसके बाल थे। और जब उसने उसको देखा तो एक नी पे बैठ के उसने उसका हाथ पे किस कर ली। और फिर उसके बाद 3 दिन की प्रेपरेशन हुई और मैरिज को सेलिब्रेट किया गया। बहुत ही मैग्निफिसेंट, बहुत बड़ी सेरेमनी थी। और ब्राइड और ब्राइडग्रूम हाथ में हाथ लेके एक पर्पल वेलवेट से एम्ब्रॉयडर्ड पर्पल वेलवेट की एक कैनपी, जिन पे लिटिल पर्ल्स एम्ब्रॉयडर्ड थे। कैनपी का मतलब यहाँ पर तो वैसे पर्पल है, बट उन्होंने बताया ही नहीं उसका मतलब क्या होता है। और फिर उसके बाद एक स्टेट बैंक्वेट था, मतलब बैंक्वेट होता है बहुत ही ज़्यादा रॉयल वर्जन हो गया भंडारे का जो, और वो बैंक्वेट 5 घंटों तक चलता है। और वो प्रिंस और प्रिंसेस ग्रेट हॉल के ऊपर बैठते हैं और एक क्लियर क्रिस्टल, मतलब इतना ज़्यादा वैल्यूबल, मतलब क्लियर क्रिस्टल कप से वो पी रहे होते हैं। और फिर बैंक्वेट के बाद एक बॉल होने वाला था, मतलब जो डांस होता है वो। और ब्राइड और ब्राइडग्रूम ने को साथ में रोज डांस नाचना था, वो होता भी होगा कोई डांस उस टाइम पे। और किंग ने प्रॉमिस किया था कि वो फ्लूट बजाएंगे। वो बहुत घटिया फ्लूट बजाते थे, बट किसी ने कभी उनको ये बताया नहीं था क्योंकि वो किंग थे, तो सबको डर लगता था। और प्रोग्राम का आखिरी आइटम था कि एक बहुत ग्रैंड डिस्प्ले, बहुत बड़ा डिस्प्ले होगा फायरवर्क्स का, मतलब पटाखों का, जो एग्जैक्टली मिडनाइट पे छोड़े जाएंगे। और जो प्रिंसेस थी उसने एक्चुअली अपनी पूरी जिंदगी में कभी फायरवर्क्स ही नहीं देखे थे, तो फिर किंग को और भी ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंस, मतलब और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने को उसको उन्होंने सीधा सीधा रॉयल पायरो टेक्नीशियन को ही बुला लिया वेडिंग में कि तुम भी आओ, मतलब परफेक्ट होने चाहिए पटाखे। वो एक मॉर्निंग पूछती है प्रिंस से कि फायरवर्क्स होते कैसे हैं ये, जब वो टेरेस पे मतलब छत पे चल रहे होते हैं। और फिर वो राजा बोलते हैं कि वो ऑरोरा बोरेलिस की तरह होते हैं। ऑरोरा बोरेलिस आपने सुना होगा, वो ऐसी बैंड्स होती है कलर्ड लाइट की जो कभी कभार रात में दिखते हैं स्काई में। इन मोस्ट जो दुनिया की सदर्न कंट्रीज हैं, मतलब साउथ पार्ट में जो कंट्रीज हैं, वहाँ पे देखे जाते हैं रात में स्काई में। वो किंग बोलता है, जो हमेशा किसी दूसरे से क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर वही देते थे। और बस वो जो ऑरोरा बोरेलिस से बस बहुत ज़्यादा नेचुरल, मतलब उल्टा ही बोल रहा है ये। फायरवर्क्स आर्टिफिशियल होते हैं और ऑरोरा बोरेलिस नेचुरल, और ये बोल रहे हैं कि फायरवर्क्स ज़्यादा नेचुरल होते हैं। और कहते हैं कि मेरे को तो स्टार्स से ज़्यादा अच्छे वही लगते हैं
और हमेशा पता रहे, और मतलब वो अभी तो और बोरेलिस की बात कर रहे हैं, मेरे को स्टार से ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि सब हमेशा पता रहते हैं कि कब आने वाले हैं। वो ऑलमोस्ट मेरी खुद की फ्लूट प्लेइंग जितने अच्छे हैं। तुम्हें ना सर्टेनली उन्हें देखना ही पड़ेगा, मतलब सारी चीज़ें एक ही बार में एक्सप्लेन कर दी कि स्टार से मेरे को ऑरोरा बोरेलिस ज़्यादा अच्छा लगता है, ऑरोरा बोरेलिस से मेरे को फायरवर्क्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, सब बता दिया उसने। और फिर किंग का जो गार्डन होता है उसके एंड पे एक बहुत बड़ा स्टैंड लगा देते हैं, और जैसे ही वो रॉयल पायरोटेक्नीशियन आके सारी जगह उस स्टैंड पे लगा देता है, प्रॉपर प्लेस पे सब चले जाते हैं, तो फिर पटाखे एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। और तब एक बहुत ही ज़्यादा शार्प मतलब पियर्सिंग आवाज़ जो होती है, बहुत क्लियर ड्राई सी कफ थी, और की आवाज़ आई और सारे के सारे पटाखे इधर उधर देखने लग गए। वो एक बहुत ही ज़्यादा लंबे और सुपरशिलियस लुकिंग रॉकेट्स आई थी। सुपरशिलियस का मतलब है कि उसमें दिख ही रहा था कि वो ऐसा बंदा होएगा जिसको लगता है कि वो हर बंदे से बेटर है, जो एक बहुत लंबी छड़ी के एंड में वो उसको बांधा हुआ था, और वो हर एक सेंटेंस के पहले वो कफिंग करता था। जब भी कुछ भी वो बोले, बहुत छोटी छोटी चीज़ पे भी पहले हमेशा उसको अटेंशन चाहिए होती थी, बहुत अटेंशन चाहिए करता। तो फिर वो रॉकेट ने वो बोला और फिर सब सुनने लगे। और फिर एक क्रैकर जो होता है वो कहता है कि ऑर्डर ऑर्डर। वो क्रैकर पॉलिटिशियन टाइप था, और वो हमेशा लोकल इलेक्शंस में बहुत प्रोमिनेंट पार्ट था उसका, मतलब बहुत आगे जाता था वो, इसलिए उसको पता था कि एम की जगह ऑर्डर यूज़ किया जाता है, उसको प्रॉपर पार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन पता थे। और जैसे पूरी परफेक्ट साइलेंस हो गई तो फिर रॉकेट तीसरी बार फिर से एम करता है और शुरू हो जाता है। वो बोलता है कि कितना फॉर्चुनेट है कि राजा के बेटे के लिए, प्रिंस के लिए, कि उसको उसी दिन पे शादी कराई जा रही है जिस दिन मुझे उड़ाया जा रहा है। मतलब ये नहीं कि उनकी शादी के ओकेजन में फायरवर्क को उड़ाया जा रहा है, फायरवर्क को उड़ाने के ओकेजन में उनकी शादी करी जा रही है। सच में अगर पहले से ये अरेंज कर देते कि फायरवर्क के दिन शादी करनी है तो फिर उसके लिए और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता था। बट प्रिंसेस तो लकी रहते हैं। तभी स्क्विब एक छोटा सा होता है पटाखा जो थोड़ी सी हिसिंग साउंड के बाद, मतलब सांप की जो साउंड होती है वैसी सी साउंड के बाद वो एक्सप्लोड हो जाता है। डियर मी, वो कहता है कि मुझे लगा कि कुछ और ही होने वाला है, और मतलब वो सच कह रहा है कि प्रिंस की शादी पे हमें उड़ाना था, मुझे लगा है। ये तो नहीं पता था कि हमें उड़ाने के शौक में प्रिंस की शादी हो रही है। वो बोलते हैं हाँ तुम्हारे लिए वो हो रहा है, ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए तो वही हो रहा है, बट मेरे साथ ना अलग बात है। मैं हूँ रिमार्केबल रॉकेट, और मेरे पेरेंट्स भी रिमार्केबल ही है। मेरी जो माँ थी ना, वो उन अपने दिनों की सबसे ज़्यादा सेलिब्रेटेड, सबसे इम्पोर्टेंट कैथरीन व्हील थी। कैथरीन व्हील जो चक्री होती है वो, और उनकी जो ग्रेसफुल डांसिंग होती थी, मतलब इतना बड़ा चढ़ा के बता रहा है हाइपरबोली यूज़ करके कि ये बस चक्रियाँ, फिर भी ग्रेसफुल डांसिंग जो उनकी होती थी कि उनका जब सबसे बड़ा पब्लिक अपीयरेंस हुआ था वो 19 टाइम्स घूमी थी। मतलब ये भी पता है कि चक्री 19 टाइम्स घूमी थी, और फिर उसके बाद वो उड़ने से पहले वो हर बार हवा में 7 पिंक स्टार्स छोड़ती थी, काइंड ऑफ माइनक्राफ्ट के फायरवर्क स्टार्स जैसे। वो डायमीटर में 3.5 फीट की थी। सारी डिटेल्स बता दिया, और दुनिया के बेस्ट गन पाउडर से बना था। मेरे पापा तो मेरी तरह रॉकेट ही थे, और वो भी फ्रेंच एक्सट्रैक्शन, मतलब उनकी भी एंसेस्ट्री फ्रांस से आई थी। बताओ, मतलब मेरी पीढ़ी में इतने ज़्यादा सेलिब्रेटेड पटाखे पड़े हैं। वो इतने ज़्यादा ऊपर उड़ते थे कि लोगों को डर लगता था कि ये तो कभी वापस नीचे ही नहीं आएगा, बट वो आते थे क्योंकि वो बहुत काइंड बंदे थे, बहुत मतलब पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी उनकी। और वो मतलब एक गोल्डन रेन के शावर में, मतलब जो होती है चिंगारियाँ निकल रही, उसको गोल्डन रेन बोल रहा है। उनका ब्रिलियंट डिसेंट जो फॉल हुआ था, कि उसके परफॉर्मेंस के बारे में तो न्यूज़पेपर्स में ही छाप दिया कि भाई ये गोल्डन रेन में उड़ रहा, और वो भी ऐसे फ्लैटरिंग टर्म यूज़ कर रहे थे। और कोर्ट गजेट, ये यहाँ पर तो उसका मतलब है एक न्यूज़पेपर का नाम। वो कहते थे कि वो पायरोटेक्निक आर्ट का ट्रायम्फ है, मतलब बड़ी जीत है पायरोटेक्निक आर्ट के लिए। इसकी इमेजिनेशन इतनी वाइल्ड जा रही है। यहाँ पर पिक्चर भी दे रखी है दोनों की। ये नीचे कैथरीन व्हील और ऊपर उसके पापा रॉकेट।
मैं तो सोच रहा हूँ कि आज मेरे पास कुछ भी हो जाता तो कितना बुरा होता हर किसी के लिए। प्रिंस और प्रिंसेस तो कभी खुशी नहीं हो पाते, उनकी पूरी मैरिड लाइफ ही खराब हो जाती। और राजा के लिए ना पता है वो तो कभी इसको झेल ही नहीं पाते, वो तो सुसाइड कर लेते हैं इसके चक्कर में। और जब मैं अपनी पोजीशन के इम्पोर्टेंस में रिफ्लेक्ट करता हूँ ना कि मेरा कितना बड़ा स्टैचर है, प्रिंस और प्रिंसेस की लाइफ मैं ही तो जोड़ रहा हूँ। मेरे को तो आंसू ही आ जाते हैं ये सोच के। रोमन कैंडल फिर बोलते हैं हाँ ये सब तो ठीक है, दूसरों को खुश करना है तो अपने आप को ड्राई रखना, क्योंकि ये पटाखे पे पानी वानी डल जाता है तो उड़ नहीं पाते ठीक से। तो बेंगल लाइट हाँ सर्टनली यही रोमन कैंडल वैसी होती है, काइंड ऑफ जैसे वो बर्थडे में उड़ाते हैं ना वैसे समझ लो, बस वो थोड़ी सी उसमें ऐसे वो स्टार निकलते हैं उसके अंदर से। और फिर जो बेंगल लाइट वही फुलझड़ी अपनी एक स्मॉल फायर बलून वो होता है, वो रात को हवा में उड़ाते हैं उसे, वो फायर बलून। तो वो कहते हैं बहुत जॉयफुल, बहुत मतलब खुशी का ओकेजन है। फिर रॉकेट कहते हैं अरे तुम्हारा कितनी लोगों की कितनी छोटी सोच है, इतना ट्रिवियल, मतलब खेल कूद थोड़ी ना है जिंदगी, बट यही तो मैंने एक्सपेक्ट किया था तुम लोग, और कर ही क्या सकते हो, तुम में कुछ है ही नहीं, तुम ना खाली हो, हॉलो एम्प्टी हो। फिर फायर बलून कह रहा था हाँ फिर भी बस अपने आप को सूखा रखना, ड्राई रखना, वो है इम्पोर्टेंट चीज़। रॉकेट कहता था तुम्हारे लिए होते हुए कि इम्पोर्टेंट, मैं तो इतना अच्छा हूँ, मेरे को तो ड्राई होने की भी जरूरत नहीं है, मैं तो रो भी तो कुछ भी नहीं होएगा। और उस मतलब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस वो एक्चुअली में रो भी देता जो उसकी छड़ी के नीचे से रेन ड्रॉप्स की तरह गिरते हैं। यहाँ पर ऑस्कर वाइल्ड ऑथर भी बहुत ही ज़्यादा फ्लैटरिंग टर्म्स यूज़ कर रहा है। और तभी रात होती है, मून एक बहुत वंडरफुल सिल्वर शील्ड की तरह राइज होता है। यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट टर्म्स यूज़ हो रहे हैं। शील्ड मतलब होती है वो तो देखी होगी, स्वॉर्ड के साथ जो पकड़ते हैं वो। और स्टार्स भी चमकने लग जाते हैं, और जो महल होता है उससे गाने की आवाज़ आने लग जाती है। और जो प्रिंस और प्रिंसेस था वो पूरा डांस लीड कर रहे होते हैं अपने रोज डांस के साथ, और वो इतना ब्यूटीफुली डांस करते हैं कि ऐसे डिस्क्राइब किया है कि इतना ब्यूटीफुल डांस कि ये फूल भी जाग जाते हैं पटाखों की तरह, और विंडो के थ्रू उन्हें घूरने लग जाते हैं। और जो वाइट लिलीज तो है ही, और फिर उसके बाद वो रेड पॉपीज तो ऐसे ऐसे सिर हिलाने लग जाते हैं अप्रिसिएशन में। और फिर तभी 10 o'clock बज जाता है, और फिर उसके बाद 11 और फिर 12 बज जाते हैं। और फिर फाइनली जब मिडनाइट होती है हर कोई छत पे आ जाता है, और किंग पायरोटेक्निशियन को बुलाता है। किंग कहता है कि लेट द फायरवर्क्स बिगिन। और जो रॉयल पायरोटेक्निशियन होते हैं वो एक बहुत छोटी सी ऐसी बाव करता है, और फिर चला जाता है गार्डन के एंड पे। उसके साथ भी मतलब पायरोटेक्निशियन पटाखे उड़ाने के लिए भी बंदे को 6 लोग लगेंगे। और हर किसी के पास एक वो फुलझड़ी थी जो एक लॉन्ग पोल के एंड में था। पता चले फुलझड़ी है, लंगी छड़ी भी लगा दी, मतलब डबल सेफ्टी चाहिए इधर। और बहुत मैग्निफिसेंट डिस्प्ले तो था ही, और वो कैथरीन व्हील चक्रिया से विज विज होके घूम रही थी। और रोमन कैंडल में भी बहुत पटाखे वाली आवाज़ें आ रही थी, और उसको वो छोटे छोटे एक्सप्लोजिव्स थे वो भी इतने सारे थे, वो भी इधर उधर नाच गाना कर रहे थे कह रहा है। और जो बेंगल लाइट फुलझड़ी थी वो हर चीज़ को रेड ऐसा लग रहा था कि स्काई रेड हो गया है, मतलब मेड एवरीथिंग लुक स्कारलेट, जो एक बहुत ब्रिलियंट रेड कलर दिख रहा था। और फिर फायर बलून भी ओके बाय बाय भाई लोग, और फिर चला जाता है वो भी हवा में, और थोड़े थोड़े टाइनी ब्लू स्पार्क्स छोड़ के जा रहा होता है। तभी वो जो क्रैकर्स होते हैं वो उसको आंसर कर, वो कह रहे हैं कि वो फिर फायर बलून को आंसर करते हैं बैंग बैंग वाली आवाज़ें निकाल के, और वो भी अपने आप को बहुत मज़े कर रहे होते हैं वो। बट सिर्फ रिमार्केबल रॉकेट को छोड़ के हर कोई बहुत सक्सेसफुल होता है। वो इतना ज़्यादा रो लिया था कि अब वो उड़ ही नहीं पा रहा। उसकी सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ थी कि उसमें जो गन पाउडर है, बट अब वो उसके रोने के चक्कर में गन पाउडर इतना ज़्यादा गीला हो गया था कि अब कुछ काम का ही नहीं था। वो उसके सारे जो रिश्तेदार थे जिससे वो बात भी नहीं करता था अपने चौड़ में, वो बस एक उसमें एक स्नियर दे के है अब आ गया स्वाद। मतलब एक मौके उनको उसको मॉक करते हुए स्माइल देते हैं, और वो भी चले जाते हैं हवा में। बिल्कुल वंडरफुल गोल्डन फ्लावर्स जिनके फायर आग के ब्लॉसम्स हो रहे हैं इधर, और फिर पूरा कोर्ट हज़ा हज़ा ऐसे करने लग जाते हैं। और प्रिंसेस भी मतलब उसको भी मज़ा आता है, वो हंसने लग जाती है। रॉकेट अभी भी मतलब अपनी चौड़ को छोड़ नहीं रहा है। मैं हवा में नहीं उड़ा, किसी ग्रैंड ओकेजन और भी बड़े ओकेजन के लिए मेरे को बचा रहे होंगे, सबसे यही होएगा। और वो अब पहले से भी ज़्यादा सुपर सीरियस दिख रहा था।
पहले से भी ज्यादा लग रहा है कि ये तो दुनिया का बेस्ट रॉकेट भाई, ह्यूमन, ये तो इंसानों के ऊपर चला गया है। और फिर अगले दिन सारे जो वर्कमैन होते हैं, स्टाफ होते हैं वहाँ के, सब कुछ साफ सफाई करने के लिए आते हैं। और रॉकेट कहते हैं कि ये पक्का एक डेप्यूटेशन है, मतलब किंग लोग को कुछ बोलना होगा, ये लोग मुझसे कुछ बोलने आए हैं। ये कैसे डेप्यूटेशन होते हैं, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी और बड़े आदमी के लिए बोलता है। फिर वो कहता था कि मैं उन्हें डिग्निटी से रिसीव करूंगा, मतलब मेरे से ही तो बात करने आ रहे हैं, मेरे को अपनी राजा वाली डिस्पोजिशन दिखा के बहुत डिग्निटी से उन्हें रिसीव करना है। और फिर वो ऐसे अपनी नाक हवा में ऐसे डाल देता है और बहुत ज़्यादा सिवियरली ऐसे फ्राउन करने लग जाते हैं, जैसे सारी प्रॉब्लम्स जिंदगी की उसके पास ही आई है, जैसे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में सोच रहा है। बट फिर किसी ने उसको देखा ही नहीं, किसी ने नोटिस ही नहीं किया बंदे को, और फिर सब साफ सफाई करके निकल लिए। फिर एक ने उसे देखा और फिर वो ऐसे बोलते हैं, हेलो कितना बुरा रॉकेट है, व्हाट अ बैड रॉकेट, और फेंक दिया उसको नाली के अंदर। और फिर वो हवा में उड़ते उड़ते कह रहा है, बैड रॉकेट, बैड रॉकेट, यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उसने ना ग्रैंड रॉकेट बोला होगा। यही, हाँ यही बोला है, बैड और ग्रैंड बहुत सिमिलर ही साउंड करते हैं, ऐसे वो ऑफन सेम सिमिलर ही होते हैं। और फिर ऐसे ही बैड को ग्रैंड बना के वो गिर गया नाली के अंदर, वो और नीचे उसके अंदर डसा ही जा रहा था। और फिर उसने सोचा, यार मेरे जैसे जीनियस की क्या लोनलीनेस होती है, कितना अकेलापन झेलना पड़ता है उनको ज़िंदगी में। और तभी दो छोटे बच्चे आ जाते हैं जो वाइट कलर की स्मॉक्स पहने थे। स्मॉक्स होती है मतलब उनके साइज़ के लिए बहुत लंबी शर्ट्स होती है, वही फैशन होता है स्मॉक्स का। वो ऐसे भागते भागते आए वहाँ पर, और उनके हाथ में केटल केटली थी और थोड़ी सी छड़ी वड़ी थी। फिर रॉकेट ने बोला, अच्छा ये फिर से आ गई आई थिंक डेप्यूटेशन, और वो फिर से डिग्निफाइड बन रहा है। और फिर बॉस ने बोला, हेलो भाई देखो कितनी पुरानी छड़ी पड़ी है, पता नहीं है नाली में कैसे गिर गई। और फिर रॉकेट को निकाल लेता है वो नाली से। उसके बाद रॉकेट कहता है, ओल्ड स्टिक, पुरानी छड़ी, इम्पॉसिबल, ओल्ड नहीं गोल्ड स्टिक बोला होगा। यही उसने कहे, गोल्ड स्टिक तो बहुत कॉम्प्लीमेंटरी है, पता है उसको तो लग रहा होगा कि मैं तो राजा का मंत्री हूँ, को डिग्निटरी समझ लिया होगा उसने। दूसरा बच्चा बोलते है, चले इसे भी आग में डाल देते हैं, उससे केटली बॉईल हो जाएगी। फिर उन्होंने सारी छड़ी में लाके रॉकेट को टॉप पे डाल के फायर ऐसे जला दी। रॉकेट ने बोला, हाँ अब फाइनली टाइम आया है, वो पूरे ब्रॉड डे लाइट में मुझे छोड़ रहे हैं जहाँ हर कोई मुझे देख सके। फिर वो कहते हैं, हाँ हम जा रहे भाई सोने, और जब हम उठ जाएंगे तो केटली बॉईल हो जाएगी। बॉयज़ फिर लेट जाते हैं घास पे ही और अपनी आंखें बंद करके सो जाते हैं। रॉकेट अभी भी बहुत ही रोने की वजह से वो बहुत डैम्प था, गीला था, इसलिए तब भी उसको बहुत ही टाइम लगा जलने में। बट फाइनली उसमें आग लगी गई। फिर उसने बोला, अब मैं चला, और अपने आप को बहुत स्टिफ और स्ट्रेट बना देता है जिससे वो बहुत ऊपर उड़ पाए। और अब मैं आसमान से, सितारों से, मून से, सन से भी आगे चला जाऊंगा, और मैं इतना हाई चला जाऊंगा कि फिज 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 वाली आवाज आई और वो सीधा चला गया हवा में। मतलब ये वो एम्बियंस देने के लिए टेक्स्ट के साथ ही मिला दिया है पूरी पिक्चर को। फिर बोलता है, डिलाइटफुल, जस्ट डिलाइटफुल, मैं तो हमेशा उड़ते ही रहूंगा, कितना सक्सेसफुल हूँ यार मैं। और बट किसी ने उसे देखा ही नहीं, लड़कों ने भी नहीं देखा क्योंकि पूरा टाउन सो रहा था। ओके MCQ कर लेते हैं। ओके, फॉर हाउ लॉन्ग डिड द किंग सन वेट फॉर हिज ब्राइड, कितने टाइम तक उसने वेट किया था अपनी दुल्हन के लिए। इसमें है सही आंसर है 1 साल के लिए। कितने रेनडियर ने स्लेज ड्रॉ किया, आंसर है 6। पता नहीं एक प्रिंसेस के लिए ही 6 रेनडियर का लग रहा है, बट फिर भी प्रिंस किया। इसका कलर क्या था, उसमें लिखा था ड्रीमी वायलेट वॉइस, तो उसका आंसर है वायलेट डी। कितने टाइम तक वो बैंक्वेट लास्ट हुआ, इसका आंसर है 5 आवर्स। वैसे देखो कि चैप्टर का नाम है द रिमार्केबल रॉकेट, और इनमें से एक भी MCQ रॉकेट के बारे में नहीं है। मतलब चैप्टर तो छोड़ो, MCQ तक कदर नहीं करता रॉकेट की। एक्चुअली चलो क्वेश्चन आंसर का भी और दे दूंगा, देख लेते हैं। डिस्क्राइब द प्रिंसेस, हाउ डिड शी रीच द कैसल। पहला क्वेश्चन रॉकेट के बारे में है नहीं। व्हाट वर द 3 stages ऑफ द वेडिंग सेरेमोनी, रॉकेट के बारे में है ही नहीं। Why did the remarkable rocket say that the king's son was fortunate? Did the little squib agree with the rocket?
ये रॉकेट के बारे में है तो इसका आंसर दे देता हूँ। तो फिर जो रिमार्केबल रॉकेट इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि ये ऐसा थोड़ी ना हो रहा है कि उनकी शादी के ओकेजन पे मुझे उड़ाया जा रहा है, मुझे उड़ाने के ओकेजन में उनकी शादी हो रही है, इसलिए कितना फॉर्चुनेट है भाई ये। और लिटिल स्क्विब अग्री कर रहा था रॉकेट के साथ, नहीं वो नहीं कर रहा था क्योंकि वो कह रहा था आई थिंक इसका उल्टा होता है। और हु वर द पेरेंट्स ऑफ द रिमार्केबल रॉकेट, व्हाट डिड दे डू? तो उसके पेरेंट्स एक तो एक एक्चुअल रिमार्केबल रॉकेट उसके पापा, और एक कैथरीन व्हील थी बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेटेड। वो करते क्या थे, एक तो वो कैथरीन व्हील चक्री थी, वो 19 टाइम्स स्पिन होती थी और हर बार वो हवा में 7 स्टार्स फेंकती थी। और वो जो उसके पापा थे वो तो बस नॉर्मल रॉकेट ही थे, बस थोड़े से ज़्यादा स्पार्कली थे। और फिर व्हाट हैपेंड व्हेन द फायरवर्क्स बिगन, ये भी रिमार्केबल रॉकेट के बारे में ही नहीं। और फिर 6वें क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन द रिमार्केबल रॉकेट फाइनली टुक ऑफ? तो फिर कह रहे हैं कि फाइनली जब वो निकल रहा था तो पता चलती कि कोई तो जगह ही नहीं, तो रे ऐसे ही उड़ रहा है। बताओ 10 क्वेश्चन हो गए एमसीक्यू और इसे मिला के, और उनमें से 3 क्वेश्चन रॉकेट के बारे में। चलो हो गए चैप्टर, बाय बाय।